हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th अरिहंत का बुक। ठीक, राजू पब्लिकेशन से क्लास 10th का मैं कुछ आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज मैंने सोचा अब अरिहंत का मैं शुरू करूँ। 9th का भी मैंने करा रखा है कुछ। ठीक, तो अब आप लोगों का मैं ये चीजें, आप केवल एमसीक्यू एमसीक्यू कर रहे हो। अब मैं सोची हूँ कि आप लोगों को मैं केवल एमसीक्यू एमसीक्यू ही कराऊंगी। जितने भी प्रैक्टिस सेट इधर कंटिन्यू मैं आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगी, आप लोग एमसीक्यू भी कर लो। ठीक है, फिलहाल मैं नई चीजें बिल्कुल भी नहीं शुरू करूंगी, आप लोग ऐसे देखते रहो। ठीक, राजीव पब्लिकेशन और अरिहंत की और एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है, मैं केवल एमसीक्यू आप लोग को करा डाल रही हूँ। 9, 10, 11, 12 का आप लोग देखते रहो। आप लोग जो चाह रहे हो मैं वही करूंगी। क्या फायदा अपने मन का करके जब आप लोगों को कुछ देखना ही नहीं है। तो अपने हैंड रिटन नोट्स का थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, 7-8 सवा हो ही गया है। 1100 समथिंग है, उसको बढ़ा रहे थे अब, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं। उसको भी करके खत्म कर देंगे। 2 वीडियो, मान लो 2 से 3 वीडियो आएगा, लेकिन उसको अभी नहीं लगाएंगे। फिलहाल आप लोग जान रहे हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा, बैक टू बैक आंसर करना। जहां एक्सप्लेन करना लगेगा मुझे करना है वहां मैं करूंगी। ठीक, जहां नहीं करना होगा वहां नहीं करूंगी। इधर देख लो, पहले चैप्टर ही है। क्या है? हाई स्कूल गृह विज्ञान कक्षा 10। ये किसका है? अरिहंत का है। आप लोगों को अगर ये पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये कौन कौन सा बजट क्या है, कौन सा क्या है, आपको अगर देखना हो तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं एंजिल को पढ़ा दे रही हूँ। एंजिल का व्यय संबंधी सिद्धांत। एंजिल ने सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों, धनी या उच्च, मध्यम तथा निम्न में विभाजित किया। इसके अंतर्गत पारिवारिक आय में वृद्धि के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान घटता जाता है, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन या विलासिता मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है। यानी इनके कहने का मतलब है, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे खाने पीने पे प्रतिशत क्या होता है? घटता जाता है। लेकिन शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, मनोरंजन हो गया और विलासिता हो गया, इन पे क्या होती है? जैसे जैसे व्यय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे इन पे होने वाले खर्च बढ़ते जाते हैं। लेकिन किस पे बराबर होता है? तो वस्त्र हो गया, गृह हो गया, प्रकाश हो गया एवं ईंधन हो गया, जैसी मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान प्राय स्थिर ही रहता है। यानी कपड़ा हो गया, घर हो गया, प्रकाश हो गया, ईंधन हो गया, इन सारे चीजों का क्या है? प्रतिशत बराबर ही रहता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी बराबर नहीं रहता है, क्योंकि आप कपड़े अगर 200-500 का पहन रहे हो तो जो हाई लेवल की फैमिली होगी उनके कपड़े के प्राइस बड़े होंगे। आप कहीं एल आई जी और ईडब्ल्यू एस में रह रहे होंगे, एल आई जी और ईडब्ल्यू एस में घर घर लिए होंगे, लेकिन जो हाई फैमिली होगी उसका एच आई जी होगा, उससे लो होगा एम आई जी होगा। ये सारे क्राइटेरिया बांटे जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं है उतना, लेकिन चलो खैर क्या करना है। तो आप जान गए किस पे बराबर होगा, किस पे बढ़ेगा, किस पे घटेगा। अब यहाँ से आप लोग अपने प्रश्न का आंसर देना, मैं आंसर छिपा लिया करूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी में दिया हुआ है। अब आप लोग अपना आंसर करो, खुश रहो। आप लोग यही चाह रहे थे, मैं आप लोग जो चाहोगे अब मैं वही करूंगी। अपने मन से मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप लोग अपना देख लेना कैसे पास होना है, क्या करना है। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती? बचत की, बजट की, ब्याज की, बैंक की? आप लोग बता दो कि आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों ने बता दिया मैम, बजट। किसकी? बजट की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग फटाफट अब आंसर करो, कोई भी देर नहीं करेगा। आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट उपयुक्त होगा? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट? बता, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट उपयुक्त होगा? परफेक्ट बजट कौन सा होगा? आंसर करें, आंसर करते हैं। कौन सा बजट होगा? तो आपने कहा मैं, जो मंथली बजट होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। हर घरों में मंथली बजट बनते होंगे। आप लोग क्या बनता है कि नहीं? मेरे यहाँ तो भाई बनता है। बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण, ये सब। बजट बनाने में अपने घर का जा रहे हैं तो हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? हमें अपने आय का पूर्व में अनुमान होना चाहिए। ठीक, मान लो हमारी सैलरी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, मान लो ठीक 60-70 हजार कुछ भी मिल रही है।
वो हमें फिक्स है। मेरा फिक्स है कि इतना ही आना है। लेकिन जिन घर में मान लो बिजनेस हो रहा है, बिजनेसमैन है लोग, उनका कोई फिक्स नहीं रहता है। आज कहो उन्हें 4 लाख रुपए मिल गया, कल कहो उन्हें 0 रुपए मिले, कुछ भी ना मिले। तो उनके साथ ये चीजें होती रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने आय का पूर्वानुमान लगा लेंगे। आय यानी इनकम, और व्यय यानी खर्च होना। ठीक है। आय यानी पैसा मेरे पास कितना आएगा, इसका हम अनुमान लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। ठीक है। चले, इसका आंसर दे दें। पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बचत करना, व्यय का नियंत्रण, आय का ज्ञान, ये सब। फैमिली बजट हम क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? आप इसका आंसर करते जरा। तो आपने कहा मैम, ये सभी हो जाएगा। हम अपने व्यय को, खर्च पे कंट्रोल करने के लिए, बचत करने के लिए, और हमारे आय का ज्ञान हो कि एक महीने में हमारे कितना पैसा आ रहा है। इन सब के लिए हम फैमिली बजट बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं? ऑप्शन ए भोजन है, शिक्षा है, वस्त्र या मकान है, फैशन या दुकान। आप लोग बता दो, बजट का मुख्य मद नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रोटी कपड़ा और मकान जो होता है, ये क्या होता है, बजट का मुख्य मद होता है। लेकिन फैशन और दुकान जो है, ये नहीं हो। ठीक है। सिक्स का आंसर करें। सिक्स का आप आंसर कर दी, क्या होगा? जिस बजट में अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक होता है, उस बजट को क्या कहते हैं? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ये सभी। क्या कह रहा है? जिस बजट में अनुमानित आय कम, प्रस्तावित व्यय अधिक हो, यानी पैसा 8 रुपए है और खर्च आपका 10 रुपए का होने वाला है, इसको हम क्या कहेंगे? तो आप कहोगे मैम, इसको तो हम घाटे का ही बजट कहेंगे। क्यों? इसको आप क्या कहोगे? तो आपने कहा मैम, आप सही कह रही हैं, इसको हम लोग घाटे का ही बजट कहेंगे। क्योंकि 8 रुपए आ रहा है और 10 रुपए हम खर्च करने की औकात रख रहे हैं, तो मैम जाहिर सी बात है हम खर्च में जाएंगे। ठीक। सेवन का आप आंसर करो। सेवन का आंसर करते हैं। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, जैसे कोई नहीं। आप लोग आंसर करें। अब आप लोग बहुत खुश होंगे ना, आज आप लोग एकदम खुशी से झूम गए होंगे, वाह मैम ने क्या ला दिया। ठीक है कि नहीं? जरा सा बता दो तो कमेंट बॉक्स में कि जी मैम हम लोग बहुत खुश हैं। इतना तो आप लोगों को हम जानते हैं। तो आपने कहा मैम, इसका हो जाएगा आपका संतुलित, सॉरी क्या होगा, बचत का बजट। पारिवारिक सर्वोत्तम बजट किसे मानते हैं? तो जिसमें सेविंग होती है, सेविंग बेस्ट मानते हैं। ठीक है। सेविंग क्या होती है? जरूरी होता है। ठीक है। चले, आप लोग 8 का आंसर कर दें। इसमें अच्छा ये है ना कि आंसर नीचे रहता है, मैं धीरे से दबा लेती हूँ। ठीक, चलो। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? आय व्यय में संतुलन करने के लिए, व्यय पर नियंत्रण के लिए, आकस्मिक व्यय के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप आंसर करें, क्या होगा 8 का? आपने आंसर कर दिया मैम, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए हम क्या करते हैं, मासिक बजट बनाते हैं। ठीक है। इधर आओ, आंसर करें 9 का। बजट उल्लेख करता है परिवार की कुल आय, परिवार की कुल व्यय। चैप्टर चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है। आज पता नहीं, मुझे मालूम तो नहीं, बहुत पहले का फोटो खींच करके रखा हुआ था। मैं पढ़ाने की सोच रही थी, फिर पता नहीं क्या पढ़ाने लगी थी। ठीक। तो वही फोटो लेकर के, अब शायद 3-4 चैप्टर होगा। ठीक, जो भी होगा पढ़ लेते हैं, जितना भी देर चलेगा चलेगा। बजट उल्लेख करता है, एक्सप्लेन करना ही नहीं, केवल पढ़ाते ही चलना है, बस पढ़ते रहो। परिवार की कुल बचत, इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर करें आप, क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैं, परिवार की कुल बचत। क्या होगा? परिवार की कुल बचत। ठीक है। बच्चों की बुक तो मुझे पूरी रट चुकी है, सही बता रहे हैं आपको। कुछ क्वेश्चन हाँ हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, नहीं तो मुझे सब उन सबों का एकदम रटा हुआ है। 4 साल हो गए आप ठीक पढ़ाते हुए, तो इतना तो हो ही जाएगा। हम लोग साल भर तैयारी करते हो तो सारी चीजें कितने अच्छे से लर्न हो जाती हो। ठीक है। भले ही थोड़ा सा आगे पीछे रिवाइज ना किए हो तो नहीं होता है, लेकिन भाई हम तो पढ़ाते हैं तो रिवाइज तो साथ साथ होता चलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बताओ। आदर्श बजट माना जाता है, किसे आदर्श बजट मानते हैं? आप आंसर कर दें। आदर्श बजट माना जाता है घाटे के बजट को, संतुलित बजट को, बचत के बजट को, इनमें से किसी का नहीं। आप बता दें, आदर्श बजट हम किसे मानते हैं? तो आपने कहा मैम, संतुलित बजट। किसको?
संतुलित बजट को हम क्या करते हैं, घाटे का आदर्श बजट मानते हैं। किसको? घाटे की। हम कहाँ कहाँ क्या पढ़े थे, चलो मेरा ध्यान दूसरे मोबाइल पे था। आदर्श बजट हम मानते हैं तो संतुलित बजट को, ठीक। 11 का आंसर करें। लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अभी ऊपर उनके बारे में मैंने पढ़ाया। मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने, माइकल एंजिलो ने। देख लो नाम मिलता जुलता है। समझदारी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम, एंजिल ने। किसने दिया? एंजिल ने दिया है, ठीक है। इधर आ जाओ, बता दो। एक्सप्लेन इसीलिए कर दिए हैं ताकि आपको आंसर देने में हेल्प मिले। एंजल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय इस मद पर होता है। यानी प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जो लो इनकम फैमिली होगी उसका अधिकांश प्रतिशत किस पे खर्च हो जाएगा? वेतन का। तो वस्त्र पे होगा, भोजन पे होगा, आवास पे होगा, ईंधन पे होगा। तो आपने कहा मैम वस्त्र हो गया, आवास हो गया और ईंधन हो गया, इन सब पे तो बराबर है तीनों श्रेणियों के। तो बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें से एक भोजन बचता है, इस पे क्या होता है, इनका प्रतिशत अधिक हो जाता है। अब आप लोग क्या चाहोगे मैं इसे भी पढ़ा दूं? क्यों? अगर चाहो तो मैं पढ़ा दूं। चलो मैं पढ़ा ही देती हूँ, हर चीज मैं आप ही की सुनूंगी क्या? अपना भी तो मुझे कुछ चलाना है कि नहीं चलाना है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार की निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। आप लोग ये नहीं पूछोगे मैम कि क्यों अब हम लोग को अति लघुत्तरी पढ़ाने लगी हैं। अति लघुत्तरी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि अब आप क्या करोगे, आप प्रश्न आपको लिखना है, एलटी में मेंस देना है। इसलिए मैं धीरे 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 आप लोगों को कहते हैं ना, पहले जीरो बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर डंडी खींचते हैं, फिर इस तरीके से ऐसे को बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे शब्दों को जोड़ करके अक्षरों को जोड़ करके शब्द बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पहले हम लोग बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, इस तरीके से करके हम लोग 125 शब्द और 200 शब्दों के आंसर लिखने के योग्य हो जाएंगे। बस आप लोग मेरे बताए द्वारा रास्ते पे चलते रहो। मेंस का क्लास में अपलोड करती थी, लेकिन आप लोगों ने उसमें भी फिर रुचि दिखानी बंद कर दी। मैंने क्लास को बंद, जैसे जैसे आप लोग अपनी तरफ से ढिलवाई करोगे ना वैसे मेरा क्लास बंद होते चला जाएगा। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा मेरा क्लास केवल 10:40 पे आता है। मैंने एक क्लास को बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा। मैंने कहा क्यों फालतू में अपना एनर्जी वेस्ट करो, थोड़ा सा रेस्ट ही कर लो। पर कोई बात नहीं, चलो क्लास शुरू करो। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार की आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना है। बजट की मुख्य मदें कौन कौन सी हैं? तो बजट की मुख्य मदें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन एवं बचत आदि है। शिक्षा संबंधी मद क्या है? शिक्षा संबंधी मद के अंतर्गत शिक्षा संबंधी व्यय जैसे स्कूल, ट्यूशन एवं प्रशिक्षण फीस आदि को सम्मिलित किया जाता है। पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो। तो 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा और प्रश्न पढ़ लेते हैं। पारिवारिक बजट का उपयोग कौन कौन करता है? तो पारिवारिक बजट का उपयोग निम्न करते हैं, गृहिणियां करेंगी, सरकार करेगी, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक करते हैं। पारिवारिक बजट के 2 लाभ या उपयोगिता क्या है? तो पारिवारिक बजट बनाने के 2 लाभ या उपयोगिता, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है, प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ मैम? जैसे मान लो आपके घर में बच्चों की फीस हो गई और घर का रेंट हो गया, अगर रेंट पे रहते हो, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया और हाउस टैक्स हो गया, ये सारी चीजें जो भी हमारी हो गई। घर में कोई अगर किसी की अगर दवाई चल रही हो, ये सारी चीजें क्या है, आवश्यकताओं में से होती हैं। इनको हम माइनस नहीं कर सकते हैं। बाकी किसी चीज को, जैसे इस महीने में हमें कपड़ा लेना है कि दिवाली में हम कपड़े लेंगे, उस चीज को हम टाल सकते हैं कि चलो बेटा इस बार पैसा नहीं, दिवाली में नहीं, हो सकता है छठ पूजा में पैसा हो जाए तो मैं तुम्हें कपड़े दिला दूंगी। तो ये क्या होती, ये आवश्यकताओं में नहीं होगी। लेकिन फीस हो गया, दवा हो गया, घर का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आवश्यकताओं में आता है। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पारिवारिक बजट बनाने में सहायक किन्हीं 2 सिद्धांतों को बताइए। तो पारिवारिक बजट के 2 मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, परिवार की आय का सही जानकारी और भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांतों को। ये क्या होगा जी, एक सेकंड। अच्छा स्क्रीनशॉट चला गया, चलो कर कोई नहीं। व्यय का मूल्यांकन क्या है? व्यय का मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि परिवार को व्यय की गई राशि से वांछित संतोष प्राप्त हुआ या नहीं।
यानी जो भी खर्च किया गया फैमिली के ऊपर, उससे वो खुश है कि नहीं है, यही क्या है, व्यय का मूल्य। ठीक है। पारिवारिक बजट की दो कठिनाइयां बताइए। तो दो कठिनाइयों में गृहिणियों की आय व्यय के प्रति उदासीनता और गृहिणी की अज्ञानता व अशिक्षित अशिक्षा, यानी अगर वो जान नहीं रही है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है। मितव्ययिता क्या है? मितव्ययिता आप लोग जान लो। मितव्ययिता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि कंजूसी। मितव्ययिता का मतलब कि सूझबूझ से धन को खर्च करना। बजट में किसी भी अनावश्यक व्यय का प्रावधान न रखना है बजट में मितव्ययिता है। मितव्ययिता का मतलब हम अपने स्कूल में समझाते तो बच्चियां कहती मैं मितव्ययिता मतलब कंजूसी। तो बिल्कुल नहीं, मितव्ययिता मतलब कंजूसी एकदम नहीं हो सकता है। अब यहाँ से डॉक्टर वाली चीजें आ गई क्या? अच्छा हाँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जी। यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन गलत होते हैं। ये आप थैर बना देखो, अब इसमें भाग जाओगे ना तो मैं कभी कुछ नहीं करूंगी, ये समझ लेना, क्योंकि अभी एमसीक्यू लगा हुआ है। ठीक है। पारिवारिक आय। गृह प्रबंध को सफल बनाने में सर्वाधिक महत्व पारिवारिक आय का होता है। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय दो प्रकार की हो सकती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। आप बताना, अभी यहीं पे उदाहरण पूछेंगे ना, अभी ऐसे धरे धरे रह जाओगे। ठीक। दो प्रकार के पारिवारिक आय को आय प्राप्ति के साधन के आधार पर विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत परिवार के सदस्यों का वेतन, धन निवेश से प्राप्त ब्याज, मकान के किराए से प्राप्त राशि, बोनस, शेयर से प्राप्त लाभांश आदि आते हैं। स्क्रीनशॉट बना लेना। ये क्या है? प्रत्यक्ष आय है। पारिवारिक आय के निम्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे वेतन हो गई, मजदूरी हो गई, पशुपालन हो गया तथा कृषि कार्य आदि। भारत में अप्रत्यक्ष आय को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस पर कोई आयकर नहीं देना होता है। क्या नहीं? कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। पारिवारिक व्यय। परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय किया गया धन पारिवारिक व्यय कहलाता है। पारिवारिक व्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पारिवारिक व्यय को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, निश्चित व्यय, अर्ध निश्चित व्यय, अन्य व्यय व आकस्मिक व्यय। ठीक। इधर आ जाओ। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे परिवार की कुल आय, परिवार का स्वरूप, आवासीय क्षेत्र आदि होता है। मनुष्य द्वारा होने वाले व्यय या खर्चे जब विवेकपूर्ण ढंग से उचित कार्यों के लिए किए जाते हैं, तब इन्हें मितव्ययिता की संज्ञा देते हैं। ठीक है। बचत क्या है? तो पारिवारिक आय में से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो धन बचता है वह क्या कहलाता है? वो बचत कहलाता है। क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। ठीक है। पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। तो आकस्मिकताओं से सुरक्षा, कर्ज के भार से सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास में सहायक आदि। बचत के विभिन्न माध्यम। बचत के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जैसे डाक खाना तथा बैंक आदि। ठीक है। बैंक के अंतर्गत आने वाली बचत योजनाएं हैं, बचत खाता योजना, चालू खाता योजना, निश्चित अवधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। पारिवारिक बचत के अन्य माध्यम है, बीमा हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, भविष्य निधि योजना, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और कंपनियों में निवेश, कंपनियों के शेयर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट था। जो इंपॉर्टेंट लगा मैं फोटो खींच करके लाई हूँ। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, हर चीज हम आपके अच्छे के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक। आपको अच्छा लगने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे डीजे बजाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई में ऐसे भी मन नहीं लगता है। जिनको पढ़ना होगा पढ़ेगा, चला जाना होगा चला जाएगा। ठीक है। आप आंसर करो। ऐसा पढ़ाने का क्या मतलब भाई कि जो एग्जाम में आए ही ना, जरा सा भी टफ पढ़ाओ, थ्योरी लेकर आओ तो तुरंत भाग जा रहे हो। इस तरीके से ऐसे नहीं कोई पढ़ता है। अभी जहाँ पैसा दे दोगे ना तो उसी थ्योरी के लिए मरोगे कि केवल एमसीक्यू करा रही, थ्योरी नहीं हो रहा। लेकिन फ्री में थ्योरी है तो कोई कदर नहीं है। आंसर करो। गृहिणी द्वारा परिवार की गृहिणी द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, कुशल संचालन द्वारा। अधिक धन व्यय करके। सी क्या है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करो क्या होगा। आप आंसर कर लो। आप बहुत अच्छे से जानते हो इसका क्या आंसर होगा। आप आंसर करें। आप आंसर करें, क्योंकि सी तो होगा नहीं। अगर आपका सी पे मन जा रहा है तो सी नहीं होगा, तो क्या होगा? कुशल संचालन द्वारा। क्या होगा? कुशल संचालन द्वारा। नकद धनराशि होती है। अब यहाँ बताओ क्या होती है? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, आय और व्यय। नकद धनराशि क्या होती है? आप आंसर करो।
आपने आंसर कर दिया मैम, डायरेक्ट इनकम होती है यानी प्रत्यक्ष आय होता है। ठीक, तीसरे का आंसर करो। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा यानी LIC की, डाक खाने की, इनमें से किसी की नहीं? आप बता दो। तो आपने बता दिया मैम, पोस्ट ऑफिस की है यानी डाक खाने की है। किसकी? पोस्ट ऑफिस की है। ठीक, उधर आंसर करते हैं। ठीक से, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन सा है? ऊपर सब पढ़ा चुके हैं, इसीलिए थ्योरी करा के मैं MCQ कराती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प भी मिल जाए। निश्चित व्यय, पारिवारिक स्वरूप, रहन सहन का स्तर, बी और सी। सॉरी, आप आंसर कर दिए मैम। पारिवारिक स्वरूप और रहन सहन का स्तर दोनों क्या करेगा? प्रभावित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आंसर करें। चलिए आप लोग आंसर करें। बचत आवश्यक होता है अथवा बचत का मुख्य प्रयोजन, यानी क्यों हम बचत करते हैं, सीधे सीधे बता दो। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकटकालीन संरक्षण के लिए। बताओ, बताएं आप लोग। तो आपने कह दिया मैम संकटकालीन संरक्षण के लिए हम सेविंग करते हैं। क्यों? यही होगा ना? इसका आंसर क्या है? लोगों ने बता दिया मैम, बिल्कुल सही आपने बताया है। संकटकालीन संरक्षण के लिए क्या होगा? हम सेविंग करते हैं। ठीक, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। आप लोग हमेशा से सही रहते हो, मैं ही गुस्से में आप लोग को डांटती रहती हूँ। आप आंसर करो। 6 का आंसर करते हैं। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप बनाने के लिए आवश्यक है आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, कंजूसी करना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करो। आप बता दो क्या होगा? 6 का आप आंसर करते हैं कि 6 क्या होगा? आपने कहा मैं एक हो सकता है तो बहुत कब आवाज हो रही है तो देर तक पता है। तो आपने आंसर कर दिया मैं, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। ठीक, इधर बता। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा रखना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर करें। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? कि बचत को हम अपने सुरक्षित कहाँ रखेंगे, यानी 2 पैसे अगर आप बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो हम कहाँ रखेंगे? तो आपने कहा मैम हम बैंक में जमा कर देंगे। कहाँ? बैंक में जमा कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो अगर बैंक दिवालिया हो गए तो आप क्या करोगे? 8 का आंसर करें। किसान विकास पत्र योजना है बैंक की, LIC की, डाक खाने की, इनमें से किसी की भी नहीं। किसान विकास पत्र योजना है, किसकी योजना है बताते चल। तो आपने कहा मैम डाक खाने की यानी पोस्ट ऑफिस की है। किसकी? पोस्ट ऑफिस की है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 9 का आंसर करें। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है 60 ईयर के उपरांत, 60 ईयर से पहले, 51 ईयर, 21 ईयर के बाद। 9 का आप आंसर कर। 9 का आप आंसर कर दिए कि मैम 60 ईयर के उपरांत क्या होगा? 60 वर्ष के उपरांत। ठीक, 10 का आंसर करते। बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है? 300 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज एंड 500 रुपीज। आप बता दो। कम से कम पूछ रहा है, तो आप कह रहे हो मैम कम से कम 500 रुपए, ये भी बहुत कम दे रहा है। कम से कम 1000 रुपए वो तो खाता खोला जा सकता है, लेकिन खैर चलो ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से 500 रुपए इसका आंसर होना चाहिए और है भी। ठीक। किसी यात्रा के अवसर पर प्रयोग आने वाले चेक को कौन सा चेक कहते हैं? ट्रैवलर चेक कहेंगे, उपहार चेक कहेंगे, क्रॉस चेक कहेंगे, एंड ऑर्डर चेक कहेंगे। जरा सा आप लोग मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। क्रॉस चेक में इस तरीके की अगर चेक है तो किस साइड में 2 क्रॉस लाइन खींची जाती है? इस तरीके से, बाएं कि दाएं? जरा ये मुझे बता देना आप लोग। ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है। सोची तो थी मैं कि इधर उधर कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन मेरा जी ही नहीं मानता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी।
आपने बता दो मैम, इसका बता दिया आंसर, ये हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों ने बता दिया कि मैं बाएं कोने में दो समानांतर इस तरीके से आपके चेक में लाइन खींची होती है, किधर? तो इस तरीके का अगर चेक है तो वैसे अकाउंट पे ही बना देते हैं, ठीक है। आप आंसर करें। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? यात्री चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक एंड ऑर्डर चेक। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? आप बता दें। तो आपने आंसर कर दिया उपहार चेक। कौन सा चेक? उपहार चेक। यात्रा के दौरान ले जाने वाला यात्री चेक होगा, ठीक। संचय का जमा खाता किसके लिए है? या संचय का बचत खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, श्रमिकों के लिए। आप बता दे 13 का आंसर क्या होगा। आपने बता दिया मैं 13 का आंसर हो जाएगा बी, स्कूली बच्चों के लिए। किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए, ठीक। 14 का आंसर करें। खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है चालू खाते में, बचत खाते में, सावधि जमा खाते में, संचयी बचत में। आप बता दो। चालू खाता को करंट खाता कहते हैं, वो चैप्टर वाला चालू नहीं है, ठीक है। और किस में खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है? तो आपने आंसर कर दिया मैम, इसी करंट अकाउंट में क्या होता है। क्यों करंट अकाउंट में पैसा देना होता है? करंट अकाउंट अक्सर किसका होता है? तो व्यापारी वर्ग का होता है। व्यापारी वर्ग क्या करते हैं? सुबह हम मान लो मंडी में हमारा कोई व्यापार हो रहा, ठीक है। मंडी सुबह सुबह लगती है। मंडी में लोग 3 बजे 4 बजे 2 बजे रात से ही जगते हैं। और सुबह बैंक खुलते खुलते मेरे पास 5-7 लाख रुपए हो गया, ठीक। और ले जा करके वो बैंक में, जैसे बैंक सुबह खुला और वो बैंक में जाके जमा करती है। और फिर जैसे शाम हुआ 3-4 बजा, ठीक, उसके बाद वो गए बैंक और अपना पैसा वापस मांग ली कि भैया मेरा पैसा दे दो, मुझे जाना है अपने लिए कुछ गल्ला वल्ला खरीदने जाना है, कुछ भी खरीदने जाना है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? उनका पैसा वो जान रहा है कि चालू खाता है, ये व्यापारी का पैसा है। अगर अभी सुबह 10 बजे वो 5 लाख रुपए ला करके मुझे दे करके गया है, तो क्या करेगा? वो आकर के कभी भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे 1 बजे 1:30 बजे 12 बजे वो आकर के अपना पैसा मांग सकता है, ठीक। तो बैंक वाले इससे क्या होते? परेशान होते। बैंक वाले का है, बैंक एक व्यापारी का घर है। बैंक इनकी टोपी इनके सर रखते हैं, बनिया का दुकान है बैंक, ठीक है। आपसे चीजें लेंगे और फिर उन्हें दे देंगे। हमने 5 लाख रुपए जमा किया, आप निकालने जाओगे मेरे ही पैसे में से 2 लाख रुपए आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये बैंक है, ठीक। तो ये किसमें होगा? ये सेविंग अकाउंट में होता है। लेकिन ये जो होते हैं व्यापारी वर्ग का जो चालू खाता है, वो उनका पैसा ऐसे सुरक्षित रखे रहते हैं कि जब तक बैंक खुला तब तक तो ये नहीं लेने आएगा, तब तक सेव करके रखते हैं ताकि वो आकर के अपना पैसा ले जाएगा। और इस पैसे पे खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता इस खाते पे। तो इस खाते का नाम क्या है? चालू खाता यानी करंट अकाउंट, ठीक। बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। 15 का आप आंसर कर रहे। सच में मैं बता रही हूँ आपसे कि गुस्से में मैं आप लोग का वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोगों को बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो जैसे रहेगा मैं केवल पढ़ाते चली जाऊंगी, ठीक। लेकिन फिर भी जी नहीं मानता है। जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य है विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, जो आंसर होगा उसको आप लोग देना। जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कि वो जो भी बीमा धारक होगा उसके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका भी मतलब सुन लो। जैसे मैंने अपने नाम LIC करा रखा है 10 लाख रुपए का, ठीक। सच में मत कोई मान लेना, झूठ कह रहे हैं, ठीक है। कितना करा रखा है? 10 लाख रुपए का, ठीक है। अगर मान लो खुदा न खास्ता मैं ड्राइव करके स्कूल जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गई, ठीक है। तो जो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे माँ बाप हैं, तो क्या होगा? उनकी सुरक्षा के लिए ये क्या है? LIC उन्हें पैसा देगा, ठीक है। भाई मेरा क्या, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा, भाई मेरा क्या, मैं तो उसमें खुद पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए क्या, कुछ नहीं है। LIC तीसरे पीढ़ी की होती ना, कि आपकी होती दूसरे पीढ़ी की, ठीक है। वो आपकी नहीं है भाई, आप उससे क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा।
बहुत होगा एलआईसी कराए, लड़की आपकी बड़ी हो गई, निकाल करके पैसा तुड़वा उड़वा करके जितने भी दिन का होगा उससे शादी विवाह कर देंगे, घर द्वार बनवा लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी जो ये ऑप्शन दे रहा सी वाला, यही बेस्ट होता है। ठीक है, चले इधर आ जाए आप लोग। आप आंसर कर दे 16 का। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, 1 मई 2014, 1 जून 2015, और डी इनमें से कोई है। 16 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आप 16 का आंसर कर दिए कि मैम 16 का आंसर आपका हो जाएगा 1 जून 2015। क्या होगा? 1 जून 2015। ठीक, इसका आंसर करो। 17 का आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सही बता रही हूँ, बोनस क्या होता है? बोनस, वेतन क्या होता है? सब लिखोगे आप लोग। मजदूरी क्या होती है? इस बुक में बहुत अच्छे से दिया था लेकिन मैं लेकर के नहीं आई। ठीक है, रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी क्या होती है? और एक चीज है, ग्रेचुइटी क्या होती है? क्या ग्रेचुइटी? ये सब इस बुक में दिया है लेकिन मैं लेकर के नहीं आई हूँ। मैंने कहा आप लोग खुद विद्वान हो, आप लोग अपनी विद्वता दिखाना, मैं क्यों पढ़ा दूं थ्योरी? थ्योरी पढ़ा दूंगी तो आप लोग पागल हो जाओगे, तो इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। सही बता रही हूँ। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऐसे ही हेडिंग दे दे करके दिया है। मजदूरी क्या है, वेतन क्या है, बोनस क्या है, पेंशन क्या है। ठीक, तो इसका तो आंसर आपको मिल गया कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत जो प्राप्त होता है मैम, उसे हम पेंशन कहते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। वेतन से मैं शुरू करूंगी। ठीक है, आप लोग अपना आंसर देते रहो, चाहे जो भी दे रहे हो उल्टा सीधा। वेतन का मतलब ये होता है कि मैं मानसिक रूप से जो हम कार्य करते हैं उसके बदले जो मंथली सैलरी हमारी मिलती है उसे हम वेतन कहते हैं। क्यों? हमारा राइट? आप लोग भी बताते चलना। बोनस क्या होता है मैम? अभी दीपावली आ रही है, हर साल दीपावली में इस तरीके से क्या होता है, बोनस मिलता है। ठीक है, ग्रेचुइटी क्या होती है? आप लोग सुने होंगे, जब कोई रिटायर होता है, सर्विस करके उसकी सर्विस पूरी हो जाती है 60 ईयर के बाद, उसके बाद जो उसे एक मुश्त धनराशि मिलता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेचुइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेचुइटी कहते हैं। जो भी मिले 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो क्या होती है? ग्रेचुइटी होती है। क्या होती है? ग्रेचुइटी होती है। अब रॉयल्टी क्या होती है, जरा आप लोग बता दो। रॉयल्टी क्या होगी? और मजदूरी क्या है? जो शारीरिक श्रम के बदले दिए जाने वाला दिए जाने वाली पैसा होता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। किसके? शारीरिक श्रम के बदले। हम सिर पे कुछ ढो रहे हूँ, फावड़ा चला रहे हूँ, पीठ पे हम कुछ लाद करके ले जा रहे हूँ, इसे क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। और उसके बदले में जो दिया गया धन होता है, पैसा होता है, उसे हम मजदूरी कहते हैं। अब रॉयल्टी क्या हो गई? तो आपने कहा मैम, लेखक जो पुस्तक लिखता है उसके बदले जो धन प्राप्त होता है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, तो हर साल जब भी दीपावली होता है उसको क्या दिया जाता है? व्यक्ति को बोनस दिया जाता है। अभी हम लोग को भी बोनस मिलेगा दीपावली में। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता, 7-8 हजार रुपए मिलता है। ठीक, 7 हजार पूरा भी नहीं सब देते हैं, 1-2 हजार रुपए क्या करते हैं उसमें से काट लेते हैं। ठीक है, नहीं 1-2 हजार नहीं, 100-200 रुपए। ठीक, 100-200 रुपए उसमें से काट लेते हैं, पूरा 7 हजार नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बोनस है। हर साल दीपावली में क्या होती है, सरकारी जो नौकरी कर रहे होते हैं उनके सैलरी के अलावा दीपावली में उन्हें एक बार बोनस दिया जाता है। ठीक, आप इन सारे चीजों से परिचित हो गए। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दे। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाला धन कहलाता है भविष्य निधि, शेयर, वेतन, इनमें से कोई नहीं। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बोल रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद। यहाँ सरकारी कर्मचारी दिया, यहाँ केवल कर्मचारी दिया है। दोनों जगह सेवानिवृत्ति के उपरांत ही बोला है। इसका आंसर आप लोग बहुत सोच समझ करके करना। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा मैम, यहाँ पे जो दे रहा है वो क्या होगा? यहाँ पे क्या दे रहा है? कर्मचारी की सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? ना वेतन होगा ना बोनस होगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे था कि पेंशन होगा। यहाँ शेयर नहीं होगा, कोई नहीं होगा, वेतन भी नहीं होगा, क्योंकि वेतन तो आप नौकरी कर नहीं रहे हो, रिटायर हो चुके हो। तो एक ही आंसर बचता है, भविष्य निधि। क्या बचता है?
भविष्य निधि। यहाँ बता दो 19 का आंसर आप कर दो। क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर कर दें। यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ कब? 1965, 1984, 1994, 1964। आप बता दें यूटीआई कब स्थापित हुआ। आपने आंसर कर दिया मैम 1964। कब? 1964। इसका आंसर कर दे 20 का। निम्न में से कौन सी योजना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारिवारिक एवं बचत के विनियोग के क्षेत्र में चलाई जा रही है? मास्टर शेयर, मास्टर शेयर, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसे कोई? आप आंसर करें। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग भूल चुके हो। तो हो सकता है ऐसा ना हो कि मैं भी भूल जाऊं आप लोगों को, धीरे धीरे भूल ही रही हूँ, ठीक है। मेरे कहे मुताबिक आप लोग नहीं चल रहे हो। बस आप लोगों को ABCD करना है, पर अब मैं भी ऐसे ही ले आऊंगी, क्या करना है, ये तो और इजी है। चुपचाप अपना पढ़ाते रहो, अपने पास से कोई दिमाग ही नहीं खर्च करना है। आपने आंसर कर दिया मैम मास्टर शेयर। क्या होगा? मास्टर शेयर, ठीक है। यहाँ मैं ये पढ़ाऊंगी, ठीक। पारिवारिक आय की परिभाषा दीजिए। पारिवारिक आय से तात्पर्य उस धन एवं सेवाओं की प्राप्ति से है जिसे परिवार के सदस्य आर्थिक क्रियाओं के संपादन एवं संचालन के द्वारा एक निश्चित समय के पश्चात प्राप्त करते हैं, ठीक है। पारिवारिक आय के प्रकार हैं, साधन एवं प्रकार हैं, तो दो हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट। पारिवारिक आय के चार मुख्य स्रोत हैं, वेतन, व्यवसाय, मजदूरी, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग से प्राप्त आय। कुटीर उद्योग धंधे किसे कहते हैं? आय का वह साधन जिसे लघु स्तर पर प्रारंभ किया जाता है तथा जिसमें पूंजी भी अधिक नहीं लगती है, कुटीर उद्योग धंधे कहलाते हैं, ठीक। पारिवारिक आय की कोई दो विशेषताएं बताइए। पारिवारिक आय की दो विशेषताएं निम्न है। पारिवारिक आय में भिन्नता, सदस्यों की सहभागिता। पारिवारिक आय का क्या अर्थ है? पारिवारिक आय से तात्पर्य उस राशि से है जिसका उपयोग उपार्जित की गई आय से प्राप्त राशि को परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से व्यय किया जाता है, ठीक है। जरा जाओ, अब इसी का बचा था क्या? बस केवल इसका इतना ही मैं लाई थी। एक सेकंड जरा सा देख ले, शायद इतना ही रहा होगा, ठीक है। और रहा तो और होगा, लेकिन मैं ले नहीं आई, चलो खैर कोई नहीं, जो आया होगा इसी में होगा। एक बार देख लो जरा। हाँ ठीक, इतना ही ठीक। मैं जानती हूँ ना आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं ज्यादा लाई भी नहीं हूँ, ठीक। चलो आंसर करो। घर की सफाई के परिणाम स्वरूप क्या होगा? घर आकर्षक लगता है, गृह व्यवस्था बनी रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये सब भी। आप आंसर करो। आप लोग आंसर करोगे, मैं चुपचाप बैठा इसको देखती रहूंगी। तो कहोगे मैं ये तो हम ना होने देंगे, लोग भी बहुत चिंते हैं, आप कुछ ना बोले, ये हम लोग होने ही नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। तो आपने आंसर कर दिया प्लीज, वाला ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर कर दे। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? दैनिक सफाई का, मासिक सफाई का, वार्षिक सफाई का, एंड साप्ताहिक सफाई का। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? आप बता दो। तो आपने कहा मैं घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व जो होता है दैनिक सफाई का, तो मैंने कहा ना, कल क्वेश्चन था ना प्रैक्टिस सेट में, क्लास 10th की बुक से है कि नहीं है। मैं आप लोगों से कहती हूँ तो आप लोग मेरी बातें मान लिया करो। सफाई कितने प्रकार की होती? 5, 4 दिया है, एक आकस्मिक, इसमें क्या करना, जोड़ लेना। आकस्मिक में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कल कौन दिया था? शायद सुरेखा जी ने दिया था, कि नहीं सुरेखा नहीं, वो कौन थी, शालिनी करके थी, ठीक। शालिनी ने दिया था मैम, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बेस्ट आंसर था। ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आकस्मिक सफाई के अंतर्गत वो आता है, ठीक। अगर शालिनी जी सुन रही होंगी तो भाई आपने बहुत अच्छा आंसर किया था, वेल डन। दैनिक सफाई होनी चाहिए सादे पानी से, खारे पानी से, फिनाइल से, एसिड से। तो दैनिक सफाई कैसी होती है? तो आपने कहा मैं दैनिक सफाई किससे होगी? फिनाइल से होगी। किससे होगी? फिनाइल से होगी। हम लोग भाई पोछा ओछा लगाते हैं तो फिनाइल हो गया, और वो क्या होता है जी, उसका नाम ही नहीं मुझे आ रहा है, येलो येलो कलर का होगा, पिंक पिंक, लाइजोल, क्या होगा, लाइजोल, ठीक। 4 का आंसर कर। घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार के अंतर्गत
घर की मरम्मत कराना आता है। देखो कैसे प्रश्न बन रहा है। साप्ताहिक सफाई, दैनिक सफाई, वार्षिक सफाई, अनवार्षिक सफाई। आप बता दो क्या होगा। डेली वाला होगा कि मंथली होगा कि वीकली होगा। आपने कहा मैम ईयरली हो जाएगा। इस समय आया भी है। जैसे ही दिवाली आती है क्या होता है, लोगों के घर पे क्या होता है, पेंट पुट्टी पालिश वाला ब्रश उठा ही रहता है। थोड़े बहुत जहां भी टूटे फूटे होते हैं सब मरम्मत हो जाते हैं। जो भी बरसात में घर क्या होता है, मकड़ चुका होता है, वो सारी चीजें फिर से नई और ताजी हो जाती हैं। ठीक है, 5 का आंसर कर दे आप लोग। कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती है, समझे ना आप लोग। अभी आप लोग कहोगे मैम कहाँ से आप पढ़ा दी कि आकस्मिक सफाई होती है, तो यहीं से मैं पढ़ा दी। मैं कहती हूँ ना, आप लोग जब टीचर बन के जाओगे ना तब आप लोगों को लगेगा अरे यार हम लोग मरते रहे, सब यही चीजें तो थी। ठीक, आप लोगों को मैं जो देती हूँ बेस्ट देती हूँ। आप लोग कीमत नहीं समझते वो अलग चीज है, आप लोग हवा में उड़ते हो, उड़ लो। तो आप लोग आंसर कर दिए मैम, आकस्मिक सफाई में क्या होगा, निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, आप लोग उड़ रहे हो, उड़ लो। मैं भी देखती हूँ आप लोग कितने दिन तक उड़ते हो। ठीक है, हाँ सुन लो, सारे एग्जाम जितने भी हैं, पीजीटी, टीजीटी और एलटी, तीनों का एग्जाम दिसंबर में गया है। ठीक है, तीनों का एग्जाम जो है दिसंबर में गया है। कब पेपर है, 18 19 19 को पेपर टीजीटी का है। उसके बाद गया है पीजीटी का। ठीक है, और एलटी का कब है आप बहुत अच्छे से जान लो, 21 दिसंबर को है। ठीक है, तो इन्हीं 3 महीने में क्या है, पीजीटी टीजीटी और एलटी तीनों का पेपर होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखना, क्योंकि अब अक्टूबर में पेपर टला है तो इधर कोई डेट नहीं है, कोई पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए, तीनों एग्जाम दिसंबर में होगा और आप लोग उसकी तैयारी प्रॉपर किए रहेंगे। ठीक है, चलो आंसर करो। घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन है, झाड़ू है, ब्रश है, पोछा है, ये सभी। आप आंसर करें 6 का क्या होगा। तो आपने कह दिया मैं तो क्वेश्चन छोटा सा है, ये सभी हो जाएगा। घर की सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है, आप बताओ। आप लोग ऑप्शन आंसर केवल दे दो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। आपने बता दिया मैम वैक्यूम क्लीनर है। गीजर किस काम आता है, तो पानी गर्म करने के लिए। ओवन किस काम आता है, आप लोग बता दो। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है बर्तन की सफाई के लिए, फर्नीचर की पॉलिश के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, घर की सफाई। 8 का आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम घर की सफाई के लिए, क्या होगा, घर की सफाई के लिए। ठीक है, 9 का आंसर कर दे। स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए, राख से, चूने से, ब्रशों से, विम से। तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे कि मैं विम बार से क्या होता है, सफाई करना चाहिए। लौह धातु से बनी वस्तु को साफ करते हैं, राख से, विम पाउडर से, डेटॉल से, इनमें से कोई भी नहीं। 10 का आप आंसर दे दें। तो आपने 10 का आंसर दे दिया ए, यानी राख से। क्या होगा, राख से। ठीक है, दराजा कुछ क्वेश्चन यहाँ होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का मैं वो पढ़ा दूंगी थोड़ा सा लघु उत्तरित। पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है चूना से, ब्रासों से, रेत से, राख से। पीतल के फूलदान की, तो यहाँ पे आंसर ब्रासो भी सही होगा, राख भी सही होगा, नींबू, सिरका, खटाई, अचार कुछ भी दिया हो उससे भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग ये देख लेना। घर की सफाई के बाद कूड़ा हमें कहाँ रखना चाहिए, घर में, सड़क पर फेंक देना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, नाली में डाल देना चाहिए। तो आपने आंसर दे दिया मैम कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। सब आंसर तो आप लोग दे लोगे। कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय है, क्या उपाय है, कूड़ा करकट को या कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है। कल मैं बच्चों का टेस्ट ले रही थी, यही क्वेश्चन मैं पूछी थी, तो उन सबों ने कहा मैम निस्तारित क्या होता है। ठीक, ये ऊपर वाला प्रश्न मैं नहीं दी थी, यही लिख दी थी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता है ना टेस्ट में, कुछ तो बच्चे बोल करके लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, आप लोग जानते हो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए टेस्ट में वो पिछड़ ना जाए, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता है। इस समय प्रॉपर टेस्ट चल रहा, हर क्लास में टेस्ट चल रहा है। आप लोगों का भी टेस्ट तो डेली होता है, बट यही है कि आप लोग नंबर नहीं बताते हो, चीटिंग कर लेते हो। तो आंसर आपने कर दिया मैम, जला कर भी होगा, खाद बना करके भी होगा, छटाई करके भी होगी, ये सभी माध्यम हो जाएगा। क्यों होगा ना, तो बिल्कुल मैम आपने कहा कि ये सब हो जाएगा। क्या होगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ 3 बार एग्जाम नहीं होता, अन्य स्कूलों में देखते हैं हमारे अगल बगल में भी है
वो 3 बार एग्जाम करवाते हैं, तो हम लोग तीसरे एग्जाम की जगह पे सारे सब्जेक्टों का क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से टेस्ट करा लेते हैं। हर क्लास में 3-3 राउंड टेस्ट हो चुका है, समझे आप लोग। अब तक तीसरा तीसरा राउंड टेस्ट हो चुका है। और एक एक टेस्ट के साथ में एक से लेकर के 2 या 3 चैप्टर साथ में इंक्लूड होता है, ठीक। इस तरीके से कर करके पूरा एग्जाम होने तक, ठीक। अभी एग्जाम नवंबर में उन सबों का शुरू होगा। अक्टूबर में इधर फेस्टिवल वेस्टिवल भी चल रहा है। दीपावली के पहले या तो हो जाएगा, या तो बाद में होगा, देखिए क्या होता है। तो इस समय ऐसे क्या होता है उन सबों का, तो पूरा जितना भी कोर्स होगा वो सब उन सबों का रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो सब क्या करेंगे, अपना एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। हम लोग ऐसे कराते हैं। बाकी स्कूल में सब अगल बगल कहते हैं कि मैम एग्जाम होता है, उनके घर के बच्चे कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कराते हैं, ठीक। ये भी सही है कि भाई आप टेस्ट ही करा लो। नाली की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, फिनाइल से, चूने से, बिम से, ब्रासों से। 14 का आंसर आप कर दें तो आपने आंसर कर दिया मैम फिनाइल से। किससे? फिनाइल से, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताती रहती हूँ कि आपके मन में भी आग लगे, समझे। आपके मैं दिल में आग भड़काती हूँ, शोला जलाती हूँ, कि आपको भी आग लगे कि हम कब टीचर बन के जाएंगे और ये सारी चीजें हम कब करेंगे। हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम और अच्छे से पढ़ें, ना कि मुझे कोई शो ऑफ करना है, ठीक है। जो एक बार जान गया, वीडियो देखते होंगे आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे शो ऑफ नहीं करना है कि हम कहीं टीचर हैं, ठीक। मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के दिल में भी आग जले कि हम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर लें कि 2026 में हम लोग वाकई कहीं ना कहीं एक सीट अपना सुनिश्चित कर लें, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? फिनाइल का, इत्र का, बेगौन का और ये सभी का। तो आपने आंसर कर दिया मैम 15 का हो जाएगा बेगौन का। ये बेगौन क्या होता है जरा सा सर्च कर लेना तो आप लोग। कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए? गीला, सूखा, सूखा और गीला, ये सभी आप लोग आंसर कर दो। कूड़े डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कूड़ेदान कितने कलर के होते, कितने प्रकार के होते हैं, और किस में गीला कूड़ा डाला जाता है, किस में सूखा कूड़ा। आप लोग आंसर करें तो जरा सा। इतना इजी तो आप लोग आंसर दे ही लोगे, क्योंकि कूड़े वाले हर गली में घूमते हैं। तो आपने कहा मैम ये सब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दे। पानी की टंकियां समय समय पर साफ रखने से क्या होगा? पानी बचेगा, घर मच्छरों से सुरक्षित रहेगा, घर सुंदर लगेगा, ये सभी। पानियों की टंकियां समय समय पर साफ रखने से क्या होता है? घर मच्छरों से सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि मच्छर जो होते हैं, पानी बचेगा तो घर सुंदर लगे, क्यों? ये तो नहीं बी वाला ही होना चाहिए ना, क्यों? तो बी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ही पानी पुराना होता जाता है उसमें मच्छर क्या करते हैं, अपने लार्वा अंडे सब दे देते हैं, और मच्छर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते हैं। घर को मच्छर मक्खी रहित करने के लिए आसपास गंदगी ना होने दे, सफाई रखे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर कर दिया मैम ए और बी दोनों। क्या है? सफाई भी रखे रहे, और क्या है, गंदगी भी ना फैलने दें, ठीक है। इसका आंसर कर दिया। आप लोग को मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ा दूं क्या, अगले उत्तरी। घर की सफाई के 4 उपकरणों के नाम। खैर ये तो बहुत थोड़ा सा एकदम छोटा हो जा रहा है, नहीं एकदम हम लोग बच्चे थोड़े हैं मैम। यहाँ पे देख लो आप लोग। दरी एवं कालीन किस काम आता है? फर्श के बिछावन, ठीक है। इधर देख लो आप लोग। भोजन कक्ष, ड्राइंग रूम, रसोई घर, अतिथि कक्ष कैसे कैसे सजाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पढ़ना होगा, स्क्रीन शॉट लेना होगा तो आप लोग चाहना तो ले लेना, ठीक है। फिलहाल इधर आप लोग आंसर कर दो। मुझे नहीं लग रहा था कि वहां कुछ पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं स्किप मार करके इधर आ गई। आप इसका आंसर कर दो। घर की सजावट का क्या अर्थ है? पर्दे लगाना, चित्रों से घर को सजाना, फूलों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना। क्या आंसर होगा आप बता दो अगर तो आपको मुझे इन सब में तो बैठा ले जाएगा कि घर को व्यवस्थित रखना। क्या होगा? घर को व्यवस्थित रखना, यही हो जाएगा क्या मैम? तो जी हाँ, यही हो जाएगा। क्या होगा? यही हो जाएगा, घर को सुव्यवस्थित रखना, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा डी, घर को सुव्यवस्थित रखें, ठीक। सेकंड का आंसर करें आप लोग। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? चुन कर दे। क्या अनिवार्य है? अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, अधिक साधन। उत्तम गृह सज्जा के लिए तो आप कहा में कीमती, कीमती तो हमारा गृह विज्ञान नहीं कहता है। नौकर की भी बात नहीं करता है। अत्यधिक मेहनत, हमारा गृह विज्ञान क्या है? कम समय, कम धन खर्च में, कम ऊर्जा में
यही सारी चीजें सिखाता है ना। तो बिल्कुल मैम, यहाँ आंसर हो जाएगा ए। कभी भी अधिक की बात नहीं करता है, कम से कम में घर को सजाने की बात किया जाता है किसी भी काम को। सजावट के पूर्व किसका होना आवश्यक है, अथवा घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक? सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ कलाकृतियां, विदेशी फर्नीचर। बता दो, सबसे अधिक क्या आवश्यक है? आपने आंसर कर दिया मैम। सबसे अधिक आपने पूछ लिया है, तो सफाई होगा। अगर सफाई ना हो, आपका विदेशी फर्नीचर 0 2 कौड़ी का, मूल्यवान कालीन भी 0 2 कौड़ी का, दुर्लभ कलाकृतियों पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। पहले तो मक्खियां देख करके वो आपके घर से भाग निकलेगा। ठीक है, जरा जाओ, इतना जुम करती हुई जी ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप करिए। निम्न में से कौन सी घर की सजावट की उपयोगिता है? घर में अनुशासन, मानसिक दृष्टिकोण, सुव्यवस्था का प्रदर्शन, ये सब। फोर्थ का आप आंसर कर दी क्या होगा? तो आपने फोर्थ का आंसर कर दिया है डी, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, घर में हमारे अनुशासन भी बने रहे, सुव्यवस्था का भी प्रदर्शन, जो चीजें हम जहां से उठाए वहां ले जाकर के रख दें। मानसिक दृष्टिकोण, यानी हम अपने मेंटल रूप से भी क्या करें, सारी चीजें सही रखते रहो। ठीक है, इधर आ जाओ। निम्न में से गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत है? सुंदरता का सिद्धांत, बचत का सिद्धांत, एंजल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन मिल रहा है इसे। 5 का आप आंसर कर दें, तो आपने आंसर कर दिया मैम, सुंदरता का सिद्धांत। क्या होगा? सुंदरता का सिद्धांत। ठीक, कैसे क्वेश्चन लग रहे जरूर बता देना। अब तो मैं पूरा बुक ठानी रखी हूँ कि आप लोग को करा करके छोड़ूंगी। आजकल अब मैं सोची हूँ आपको मैं इतना एमसीक्यू करा दूंगी, कुछ भी थ्योरी बेरी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, ये सभी। सॉरी। 6 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। 7 का आंसर करें। सॉरी। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट, बालू, फूलदान, पत्थर। तो आप कहोगे मैम फूलदान का प्रयोग करते हैं। किसका? फूलदान का प्रयोग करते हैं। इधर आ जाओ। 8 का आंसर करें आप लोग, चुप नहीं रह जाते। चलो, इसको देख लो, फिर आगे से मैं छुपा लूंगी। घर की सजावट में वस्तुओं का क्रम स्थान किस नियम में देखा जाता है? तो कलात्मक भाव में देखा जाता है। ऑप्शन आप लोग सब पढ़ लेना। आपको बता दें, बहुत लोग मारे होंगे, संतुलन का भाव देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? कलात्मक भाव को देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मन कर रहा मैं किताब को सीधा कर दूं। पेज को। चलो, इसका भी आंसर आप दे ले जाओ। घरेलू फर्नीचर होना चाहिए सस्ता, उपयोगी, महंगा, इनमें कोई नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई मैं टेस्ट सीरीज करा रही थी, उसमें ये प्रश्न मिला था। तो आपने कहा मैम उपयोगी होना चाहिए। हम जो चीजें खरीदे हमारे घर के लिए क्या हो? उपयोगी हो, यूजफुल हो। ठीक है ना, कि घर भरने वाली हो। इसका आंसर कर दो ऐसा, मैं फोटो खींचती हूँ ना, सही बताओ। क्या ही बता दूं आपको। चलिए, निम्न में से कौन सा फर्नीचर का प्रकार नहीं है? फर्नीचर के प्रकार भी पूछे जाते हैं, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्नीचर बेंत का होता है, बेंत का होगा। स्टील का फर्नीचर होगा। ठीक, और किसका होगा? लकड़ी का फर्नीचर होगा। ठीक है, और किसका फर्नीचर होगा? लकड़ी का, बेंत का, स्टील का, एल्यूमिनियम का। इस तरीके से आप कहोगे मैम ये सब कहाँ, प्लास्टिक का। आप कहोगे मैम ये सब कहाँ होता है? क्यों? अस्पताल में आप लोग जाते हो तो जो लोहे वाली ऐसे इस तरीके से चेयर जमी होती है, वो क्या होती है? व्हाइट व्हाइट कलर की, वो एल्यूमिनियम स्टील स्टील होता है ना। तो आपने कहा बिल्कुल मैम। बेंत वाला आजकल आप लोग देख लो, बेंत वाली चीजें बहुत महंगी मिल रही है, बांस से पतले पतले बेंत काट कर बनाते हैं। और लकड़ी का तो आप लोग देखते ही हो, प्लास्टिक की आप लोग चेयर वगैरह देख ही रही हो, देख ही रहे हैं। तो इसमें से क्या प्रकार नहीं होगा? आपने कहा मैम 10 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बता दो। आपका आंसर मैं देख लूं फिर आगे बढ़े। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 10 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि मैम स्टील का फर्नीचर नहीं होता है। आपने भी गलत बता दिया, स्टील नहीं एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। स्टील की जैसी चमक जो आप लोग जानते नहीं हो, मेरे मेरे दिमाग में क्या बसा रहता है, जो चीजें चमकती है स्टील की थाली की तरफ से मैं स्टील बोल देती हूँ। ठीक, लेकिन वो क्या है? स्टील नहीं है, वो एल्यूमिनियम है।
लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिरके का, नींबू का, पानी का, तेल का। आप लोग बता दीजिए इनका आंसर क्या आप करोगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम, हम सिरके का प्रयोग करेंगे। किसका? सिरके का प्रयोग करेंगे। घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य गर्मी व वायु को रोका जाता है, अंदर का वातावरण शांत हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता को कम करते हैं, उपरोक्त सभी करते हैं। तो 12 का आपने आंसर कर दिया मैम, डी हो जाएगा। यानी हम सब कर देते हैं पर्दा लगा करके। ठीक। दरी व कालीन उपयोगी होते हैं हल्के रंग के, गहरे रंग के, सफेद रंग के, पीले रंग के। दरी व कालीन कैसे उपयोगी होंगे? तो आपने बता दिया मैम, गहरे रंग के यानी डार्क कलर के। आप लोग देखते हो जितने भी दरी कालीन, अब तो ठंडियां आ गई हैं, मैरून कलर का होगा, बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का इस तरीके से कुछ भी फ्लावर बना होता है, येलो येलो कलर का होगा। आप लोग देखते हो सब डार्क डार्क कलर होते हैं। आप लोग को याद हो रहा आ रहा होगा। तो आपने कहा बिल्कुल मैम, जो आप दिखाई थी हम लोग देखे थे। ठीक है, वही वाला क्या मैम जो आप एक बार दिखाई थी? अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, 14 का आंसर करें। कमरे में चित्र सजाने से कमरे की शोभा बढ़ती है, चित्र लगाते समय आकार का ध्यान रखने से, चित्र उचित स्थान पर लगाने से, एक दीवार पर लगाने से, उपरोक्त सभी। हो सकता है यही मैं करा करके रहने दूंगी या देखूंगी फोटो कितना है। तो 14 का आपने आंसर कर दिया मैं, चित्र उचित स्थान पर लगाने से क्या होता है? कमरे की शोभा बढ़ती। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी सजावट की वस्तु नहीं है? फूलदान है, चित्र है, हथौड़ा है, कालीन है। तो आपने कहा मैम हथौड़ा से हम किसी प्रकार का डेकोरेशन नहीं करते हैं। आप भी करती होंगी, आप जानिए। 16 का आंसर कर दें। गृह सज्जा की शैली है, देशी है, विदेशी है, मिश्रित है, ये सभी है। तो आप क्या आंसर करोगे? आप कहोगे मैम यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, यानी गृह शैली की, सज्जा की सारी क्या होती है? विशेषता होती है। शयन कक्ष कैसा होना चाहिए? गंदा, बड़ा, छोटा, साफ। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? बड़ा छोटा तो सेकेंडरी मैटर है। आप कहोगे मैम सबसे पहले तो शयन कक्ष जो हमारा है बेडरूम, वो सबसे पहले तो क्लीन होना चाहिए, यानी साफ होना चाहिए। बिल्कुल। अब इधर आ जाओ, आप लोग का एक एक शब्दों में आंसर मैं लेकर के आऊं, करा दे रही हूँ। गृह सज्जा की परिभाषा लिखिए। घर को व्यवस्थित तथा सुनियोजित रूप प्रदान करना है गृह सज्जा, यानी घर की सजावट है। गृह सज्जा की एक उपयोगिता लिखिए। गृह सज्जा घर के आकर्षण में वृद्धि करने में उपयोगी होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत लिखिए। तो गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत किन है? सुंदरता का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। सजावट के साधन है तो फर्नीचर, पर्दे, दरी या कालीन। सजावट की वस्तुएं, प्रकाश के साधन, मनोरंजन के उपकरण जैसे टीवी, डीवीडी, फूलदान आदि गृह सज्जा के मुख्य व आवश्यक साधन है। फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देख लो। फर्नीचर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लकड़ी से निर्मित फर्नीचर, धातु, लोहा या एल्यूमिनियम से निर्मित फर्नीचर, बेंत से निर्मित फर्नीचर, प्लास्टिक से निर्मित फर्नीचर, सनमाइका युक्त फर्नीचर, गद्देदार अथवा रेक्सीन युक्त फर्नीचर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? टाइप ऑफ फर्नीचर है। ठीक है, घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? घरेलू फर्नीचर कपड़े कमरे के अनुरूप, कम भारी व पारिवारिक बजट के अनुसार होना चाहिए। फर्नीचर की लकड़ी को कैसे चमकाना चाहिए? पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर फर्नीचर की लकड़ी को चमकाना चाहिए। कमरे के लिए पर्दे का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। पर्दे का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पर्दे भारी ना हो, पर्दे का कपड़ा अच्छी किस्म का हो, धुलने में आसान तथा पारिवारिक बजट के अनुसार हो। पर्दे लगाने के 2 प्रमुख उद्देश्य और महत्व लिखिए। पर्दे लगाने के 2 प्रमुख उद्देश्य और महत्व निम्न प्रकार है। पर्दे बाहरी धूप, धूल, वायु तथा ताप को नियंत्रित करते हैं, गृहवासियों को एकांतता प्रदान करते हैं तथा गृह सज्जा में वृद्धि करते हैं। घर में चित्र कहाँ लगाने चाहिए? तो घर में चित्र दीवारों व रंगों के अनुकूल व सही स्थान पर लगाने चाहिए। गृह सज्जा में फूलों का क्या महत्व है? तो पुष्प सज्जा से घर में सौंदर्य एवं आकर्षण तथा आनंद एवं उल्लास में वृद्धि होती है। फूलों को फूलदान में रखकर घर के विभिन्न भागों को सजाया जा सकता है। घर की
सज्जा में रंगों का महत्व लिखिए। रंगों के प्रयोग से घर की सजावट में सुंदरता, सजीवता तथा आकर्षण उत्पन्न होता है। इस तरीके से चलो, अभी तो यहाँ क्वेश्चन है, देख ले और कितना है। क्वेश्चन तो आप लोग अब मैं ज्यादा लेकर के आए हैं, क्यों? इतना तो मैं करा ही नहीं पाऊंगी। चलो देखते हैं। इतना मैं नहीं कराऊंगी भाई, यही वाला पेज करा करके मैं छोड़ दूंगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर में किसी और दिन लेकर के आऊंगी। इतना एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक? आप आंसर कर दो। पृथ्वी का कितना भाग जल है? 3/4, 4/3, 4/2, 3/4 और 2/3। आप आंसर करें, कितना कितना प्रतिशत भाग जो पृथ्वी का जल है? आप बता दो, आप बता दो कितना प्रतिशत भाग जो है क्या है? जल। आप जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक मैं नहीं करूंगी, ठीक है? क्यों? 3/4 होगा, 4/3, इन्हीं दो में आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर भी नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। तो आपने कहा मैम 3/4 होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा 3/4 होगा, ठीक। आप लोग आंसर करें। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत, जल का भाग है, अथवा जल में हमारे मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 100%, 70 से 75%, 80 से 90, 50 से 60। कल ही मैं आप लोगों को इस पे बताई थी कि 60 से लेकर के 75 तक आप कोई भी आंसर कर दोगे, सब सही होगा। तो आपने कहा मैम 70 से 75% क्या होगा? जल होगा। 80 से 90 ज्यादा हो जाएगा, 100 कुछ होगा ही नहीं, 50 से 60 कम हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 70 से 75। जल एक क्या है? आप बता दो। वायु क्या है? मैंने यहाँ जल पूछ दिया, आप वायु का बता दो। तो आपने कहा मैम मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, ये सभी है। आपने आंसर कर दिया मैम, जल एक क्या है? यौगिक है, और वायु एक मिश्रण है, ठीक है? क्या है? वायु एक मिश्रण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग पीएच मान बता दो, और शुद्ध जल की परिभाषा बता दो, क्या होता है? शुद्ध जल की परिभाषा बता दो। आपने आंसर कर दिया मैम, H2O जो है क्या? जल का रासायनिक सूत्र है। पीएच मान मैम 7 होता है, कितना होगा? 7 होगा। और आपने आंसर कर दिया मैम, जो शुद्ध वाटर होगा, जल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल सही। और कलरलेस होगा, बिल्कुल सही। स्मेललेस होगा और टेस्टलेस होगा, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ऐसे ही आंसर दिया करो। मैं गुस्से में तो रहती हूँ, लेकिन ठीक है। मनुष्य को प्रतिदिन जल की आवश्यकता कितनी होगी? 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। 2 लीटर कम हो जाएगा, 5 लीटर ज्यादा हो जाएगा। अब आप लोग बताओ कितना होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम कि जो आप 5 लीटर को काट दी हो वो आंसर सही हो जाएगा। 5 लीटर ही प्रतिदिन जल की आवश्यकता हो। क्यों? 5 लीटर कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है? हम तो नहीं पी पाते 5 लीटर, हम 3 लीटर में सिमट उमट के रह जाते। सही बता रहा है आपको। आप लोग अपना अपना बता दो, कितना पानी कौन पीता है? H2O का तात्पर्य है विद्युत, पानी, हवा, आग। तो आपने कह दिया मैम पानी है, H2O यानी पानी है। देख रहे हो कैसे प्रश्न घुमाया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है और प्रभावित रहता है। यानी अगर हम आवश्यकता के अनुसार 5 लीटर जल कहा जा रहा है, तो हम 5 लीटर पानी पी ही रहे हैं, तो उस पे क्या होगा? तो आपने कहा मैं नियमित रहता है, शरीर का तापमान न घटेगा, न बढ़ेगा, न प्रभावित होगा। क्या होगा? नियमित रहता है। जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, तालाब, झरना, झील, वर्षा, कुआं। तो आपने कहा मैम ये सब होगा। मनुष्य में पाई जाने वाली, मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली झीलें होती हैं प्राकृतिक, गहरी, कृत्रिम, ये सभी। तो आपने कहा मैम कृत्रिम झील क्या होगा? मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। झील की पानी को पीना चाहिए उबाल कर, छान कर, बिना छाने, और ऐसे ही। 10 का आप आंसर कर दें तो आपने कहा मैं झील के पानी को हमें उबाल कर पीना चाहिए। आप लोगों को जैसे बरसात का महीना है, पानी उबाल करके पीना चाहिए, जिनके घर में फिल्टर आरओ ना हो। क्यों? क्योंकि चाहे जितना भी अंदर से पानी आ रहा हो, उन पानियों की वजह से टाइफाइड वगैरह होने लगते हैं। कुओं की गहराई 30 से 40 मीटर तक है, तो क्या होगा? पाताल तोड़ कुआं।
ले कुआं सदी और गहरे कुआं। 30 से 40 मीटर की गहराई में अगर है तो उसे कौन सा कुआं मानेंगे? तो आपने कहा मैम उसे हम गहरा कुआं मानेंगे। क्या मानेंगे? गहरा कुआं मानेंगे। किस प्रकार का कुआं अच्छा माना जाता है? कच्चा तथा उथला, गहरा तथा पक्का, पाताल तोड़ कुआं, नलकूप। आप आंसर करें क्या होगा? 12 का आपने आंसर कर दिया मैम। गहरा एवं उसका चबूतरा पक्का हो, अंदर की चीजें पक्का हो, वो कुआं क्या होता है? बेस्ट माना जाता है। जरा जब बता दो, पाताल तोड़ कुआं बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होगा? कुल्हाड़ी, डायनामाइट, रेती और रहट। क्या प्रयोग करेंगे? 13 का आप आंसर कर रहे हैं तो आपने कहा मैम डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। ये डायनामाइट क्या होता है? इससे चट्टानों को तोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो पाताल तोड़ कुआं बड़े गहराई में होता है, तो वहां पे नॉर्मल व्यक्ति और चीजें नहीं खोद पाएंगे, इसलिए वहां पे डायनामाइट से अटैक करवाया जाता है, यानी विस्फोट किया जाता है और वहां पे कुआं बनाया जाता है। कुएं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अथवा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए डालते हैं गंधक, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम और कॉपर सल्फेट। फटाफट आंसर करो, आप लोग 1 घंटे से ऊपर वीडियो हो गया। अब मैं 1 घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं बनाया करूंगी, 1 घंटे के अंदर तक ही मैं रह जाया करूंगी। ठीक, तो आंसर कर दिए मैं पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा। क्योंकि आप लोग जान रहे हो अब 1 अक्टूबर से मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब 9 से 3 हो गया। ठीक, लेकिन 9 बजे से स्कूल है। ठीक है, पहुंचना तो जल्दी है। अब ना इधर की मैं रह गई ना उधर की, 4:30 बजे मैं आऊंगी, 3:30 बजे 3:30 पौने 4 पे आऊंगी। तो अब आप लोग का क्लास बहुत लंबा नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब ये है कि रेगुलर रहेगा। संक्रामक रोग न फैले इसके लिए पानी में मिलाई जाती है एस्प्रिन, लाल दवा, गंधक और कैल्शियम। तो इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो अपलोड होगा, बड़ा वीडियो का जमाना चला गया। तो आपने कहा मैम लाल दवा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अब तक क्लास की कदर नहीं की है तो अब आप लोग कर लो, क्योंकि अब समय का अभाव होने जा रहा है, अब मैं इतनी चीजें आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा पाऊँ। जल का संगठन एवं रासायनिक सूत्र बताइए, या जल से आप क्या समझते हैं? जल एक यौगिक है जिसका गठन 2 तत्वों हाइड्रोजन, इस तरीके से लिखने के लिए है ना, तो आप ऐसे लिखना, जल एक यौगिक है जिसका गठन 2 तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। सर्वप्रथम जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य इंग्लैंड के वैज्ञानिक कैवेंडिश ने किया था। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का 1 भाग विद्यमान रहता है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। देखा आप लोगों ने कितना बढ़िया लिखा हुआ है। जल की उपयोगिता बताइए, अथवा हमारे लिए जल क्यों उपयोगी है, अथवा जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न बन रहा है। जल की आवश्यकता प्यास बुझाने के अतिरिक्त शरीर को चुस्त, स्वच्छ तथा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। दैनिक जीवन के घरेलू कार्यों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शरीर से भी जाति तत्वों को जल किन रूपों में शरीर से बाहर निकालता है? जल शरीर के, अब इस तरीके से करके ना मैं आप लोग को 125 या 200 क्वेश्चन में इन्हीं प्रश्नों का मैं लिख करके लाऊंगी, आप देखिएगा टाइप करके। जल शरीर के विजातीय तत्वों को मूल, मल मूत्र तथा पसीने के रूप में बाहर निकालता है। कुएं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, उथला, गहरा और पाताल तोड़ कुआं। प्राकृतिक जल के स्रोत क्या क्या है? तो आपने बता दिया कि मैम वर्षा है, समुद्र है, नदियां है, तालाब है, झील है, झरने हैं। अगर प्रश्न बन जाए इन 6 ऑप्शन में से आप बता दो सबसे शुद्ध जल किसका होगा, तो आप कह दोगे मैम वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। जमीन पे गिरते गिरते अपने आप को क्या कर लेता है? गंदा कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग रहने दो। ठीक है, तो जल का ही मैं किसी और दिन करा दूंगी। ठीक है, आज फिलहाल मैं नहीं कराऊंगी। ठीक, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊंगी। देख लो आप लोग सारे प्रश्न हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस तरीके से मैं चीजें कर डालूंगी। लेकिन आप लोग 1 दिन 2 दिन देखोगे और उसके बाद से फिर आप लोग न जाने कहाँ चले जाते हो। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ, क्लास लगाना छोड़ दूं, क्या करूँ, 2 दिन पे 1 दिन अपलोड करूँ, कुछ भी नहीं मैं सोच पा रही हूँ। चलो खैर छोड़ो, जाने दो। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर